पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए कुछ आप हेल्प ले लीजिए। आप पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए हेल्प के लिए मैंने मन की प्रार्थना नाम की एक किताब निकाली है, कैसेट और सीडी है। ये मन की प्रार्थना ये पॉजिटिव कमांड है अपने लिए। अगर ये मन की प्रार्थना रोज सुबह में आप एक बार सुन लोगे या पढ़ लोगे तो आपके अंदर ये ऑटो सजेशन यानी स्व सूचन द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव कमांड चले जाएंगे। और साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि आप जो काम 21 दिन तक कॉन्शियसली करते हैं वो 22वें दिन पे आपकी आदत हो जाती है। यानी कि आप मन की प्रार्थना 21 दिन तक रेगुलरली करोगे, एक भी दिन के छोड़ के बिना, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो आप 15 दिन पे भूल गए, एक दिन आपको प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिला, तो आपको 16वां दिन को एक दिन गिन के फिर से शुरू करना है। क्योंकि मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि 21 दिन तक जो काम हम प्रयत्न से करते हैं वो 22वें दिन पे अपनी आदत हो जाती है। यानी कि आपको नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालनी है तो आप 21 दिन तक पॉजिटिव थिंकिंग करिए, यानी कि मन की प्रार्थना पढ़िए या सुनिए ध्यान से, तब आप पॉजिटिव थिंकर बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रार्थना का दो फायदा होता है, एक मैकेनिकल एंड दूसरा साइकोलॉजिकल। अगर आपको प्रार्थना के हर शब्द का अर्थ मालूम है तब आपको साइकोलॉजिकल फायदा होगा, अगर अर्थ मालूम नहीं है तो सिर्फ मैकेनिकल फायदा होगा। इसलिए ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिसका आपको अर्थ मालूम हो। ये मन की प्रार्थना के जो शब्द है इतने सिंपल है, इतने सहले है कि आपको सब उसके अर्थ मालूम पड़ेंगे। ऐसे मेरे पास काफी लोग हैं जिन्होंने मन की प्रार्थना 21 दिन तक करके अपने जीवन को बदल दिया है, पॉजिटिव थिंकिंग करवा दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो क्यों जाता है और कब होता है। जब हम बच्चे से जब बड़े होते हैं तब हमारे साथ जो बर्ताव किया जाता है, हमारे सामने जो बोला जाता है, हमारे लिए जो कहा जाता है, ये सब चीज हमारे माइंड में रिकॉर्डिंग हो जाती है और ये रिकॉर्डिंग हमारी आदत बना देती है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, एक सर्वे हुआ था कि जब बच्चा पैदा होता है तो 18 साल तक उनके बारे में जो कहा जाता है उसमें कितना नेगेटिव होता है, कितना पॉजिटिव होता है। उनके साथ परमानेंटली एक रिकॉर्डिंग मशीन चालू करके रख दिया गया, पैदा हुआ तब से 18 साल तक। और 18 साल के बाद जब उसको एनालाइज किया गया, पृथक्करण किया गया, तब मालूम पड़ा कि अमेरिका में एवरेज हर बच्चा 18 साल पूरा करने के पहले 36 घंटे तक कंटिन्यूस चले ऐसे नेगेटिव कमांड ग्रहण करता है, अंदर ले लेता है। चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो, शिक्षक से हो, टीवी से हो, पड़ोसियों से हो, कहीं से भी हो। कैसा कि तू गधा है, तेरे में अक्ल नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे नेगेटिव कमांड। सोच लीजिए कि आपको कोई बिठा के 36 घंटे तक तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोलते रहे कि तुम्हारे में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम गधा है, तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं है, ऐसी बातें करते रहे तो आपके दिमाग की क्या हालत होगी। वैसे हमने ईसप की कथा सुनी हुई है। ईसप की कथा में है कि एक ब्राह्मण अपने कंधे पे बकरी उठा के जा रहा था। उसको कुछ दूत लोग मिले, उनको लगा कि इनसे बकरी ले लेनी है, तो उन्होंने आइडिया किया, 4 लोगों ने मिलके एक के बाद एक दूत आके उससे आके बात करता है और उसको मना लेता है कि उसके कंधे पे जो है वो बकरी नहीं है, कुत्ता है। पहला आदमी आके बोलता है, अरे ब्राह्मण तुम क्या कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तेरे कंधे पे कुत्ता लेके जा रहा है, तेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो ब्राह्मण बोलता है, नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है तो बकरी है। ठीक है, वो फिर निकल जाता है। दूसरा आता है, फिर वही बात करता है, अरे ब्राह्मण तुम क्या कर रहा है, कंधे पे कुत्ता लेके जा रहा है। तो बोलता है, नहीं कुत्ता नहीं है, तेरे को दिखता नहीं है, जा यहाँ से। तो चला जाता है। तीसरा आके वही बोलता है, चौथा आके वही बोलता है। फिर ब्राह्मण को लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ और वो बकरी को फेंक देता है और आगे निकल जाता है। वो लोग उसको बकरी को उठा के लेके जाते हैं। आपने सबने ये कहानी सुनी है। सोच लीजिए कि अगर 4 बार एक ही बात लोगों को बताई जाए तो आदमी देखने के बाद भी बकरी को कुत्ता समझना शुरू कर देता है। तो अगर आपको 36 घंटे तक चले ऐसे नेगेटिव कमांड आपके कंप्यूटर में डाला जाए तो आपका कंप्यूटर की क्या हालत होगी। और ये तो अमेरिका की हालत है जहाँ बहुत लोग काफी पढ़े लिखे हैं। हमारे देश की क्या हालत होगी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सर्वे हुआ या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मगर ये तो मालूम है कि उससे अच्छा तो हमारा रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। शायद 1 साल तक चले इतने कमांड हमारे बच्चे में भर जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें से क्या सीखना है। अब तो जो हो चुका वो भूल जाइए। अब एक बार डिसाइड कर लीजिए कि हम हमारे बच्चे के लिए कभी भी कोई नेगेटिव कमांड नहीं बोलेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा अब आगे जाके नेगेटिव थिंकर नहीं बने।
हमारे बारे में भी अभी ये सोचना है कि आगे जाके हम कभी भी किसकी नेगेटिव बातें नहीं सुनेंगे। कहीं भी नेगेटिव बातें चल रही है तो हम क्या करेंगे, वहां से उठ के चले जाएंगे। कोई आपसे कलयुग की बातें करना शुरू करे, बहुत कलयुग चल रहा है आजकल, तो जीने का जमाना नहीं है, अपने देश का क्या होगा मालूम नहीं है, ऐसी बातें अगर कोई करना शुरू करे तो आप क्या करोगे, हाथ जोड़ के उठ के चले जाओगे, कलयुग की बातें नहीं सुनोगे। क्योंकि यहाँ जो अभी तक पॉइजन जमा हुआ है उसको निकालने का बाकी है, और ऐड करने से क्या फायदा। पहली बात यह कि अब नेगेटिव थिंकिंग बंद कर दीजिए। दूसरी बात देखिए कि आप जो भी न्यूज़ देखते हैं या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़ को एक बार एनालाइज करिए, उसमें कितने न्यूज़ नेगेटिव रहते हैं, कितने पॉजिटिव रहते हैं। आपने कभी एनालाइज किया है, सुबह उठ के पेपर पढ़ते पढ़ते कौन से न्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, नेगेटिव, कितने, 90%। मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि सुबह उठ के हम 90% नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं, बादाम पिस्ता वाला दूध पीते हैं, अच्छा सा खाना खाता है, क्योंकि हमारा शरीर की हमें फिक्र है, इसकी फिक्र नहीं करते। हम बादाम पिस्ता वाला दूध पी के हमारे बॉडी को टॉनिक देते हैं, मगर यहाँ पे हम पेपर पढ़ते पढ़ते या न्यूज़ की चैनल देखते देखते यहाँ पे हम पॉइजन डाल रहे हैं, पूरे नेगेटिव न्यूज़, बलात्कार, बैंक उठ गई, लूट हो गई, अकस्मात हो गया, इसने इसको कर छोड़ दिया, ये सब चीज़ें ही हम पढ़ते रहते हैं। हमारा ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो मन नाम का कंप्यूटर है, ये एक आधुनिक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का सिद्धांत है गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमने अभी तक कितना गार्बेज यहाँ पे डाला है जो हमारे यहाँ से बाहर आता है। मेहरबानी करके अब ये गार्बेज डालना बंद कर दीजिए, कचरा डालना बंद कर दीजिए। अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उसको निकाले। कैसे निकाला जाए, पॉजिटिव थिंकिंग का डोज ऐड करते जाइए, धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा जो अंदर नेगेटिव थिंकिंग पड़ा है। एक ही तरीका है कि आप इसको बदल सकते हैं। मगर हकारात्मक सोच करने से क्या फायदा होता है। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि आपकी जो बाहर की दुनिया है वो अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अंदर की हमारी दुनिया यानी हमारी सोच, यानी कि थिंकिंग एंड बिलीफ, अगर हमारा थिंकिंग पॉजिटिव रहेगा तो हमारी बाहर की दुनिया में जो हमें अनुभव होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर अंदर नेगेटिव है तो हमें बाहर की दुनिया का अनुभव नेगेटिव होगा। जिसको हम कलयुग बोलते हैं वही कलयुग में मैं जीता हूँ, मगर मेरे साथ कोई भी कलयुग का अनुभव नहीं हुआ। किसी ने मेरा जेब नहीं काटा, किसी ने मुझे छुरी नहीं मारी, मेरे घर में चोरी नहीं हुई, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। जो हम कलयुग की बातें करते हैं मुझे क्यों एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कलयुग नहीं है। अगर हम यहाँ कलयुग रखेंगे तभी कलयुग के अनुभव हमें होंगे, क्योंकि एक मेंटल लॉ है, एक कॉस्मिक लॉ है कि हमारे विचार वही परिस्थिति को हमारे तरफ खींचता है। आपको आपकी बाहर की दुनिया बदलनी है तो आप एक काम करिए, अंदर की दुनिया बदल दीजिए। आपकी जो सोच है उसको सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव थिंकर बनिए, आपकी बाहर की दुनिया बदल जाएगी। हम जो तर्क करते हैं, लॉजिक, यानी हमारे मन में सवाल उठता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सवाल हमारे जागृत मन से उठता है। हम जो पृथक्करण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ये हमारे जागृत मन से होता है। हम जो अर्थघटन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं पृथक्करण होने के बाद, ये भी हम जागृत मन से करते हैं। बुद्धि का अंक यानी कि IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये बुद्धि हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है, जिससे नापने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशंट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिसका IQ ऊंचा रहा वो हमेशा जीवन में सुखी होता है, सफल होता है। सही बात है? नहीं। IQ का रोल हमारे जीवन की सफलता के लिए और सुख के लिए कितना है? ओनली 10 to 20%। फिर ज्यादा जरूरी क्या है? EQ एंड SQ। EQ यानी इमोशनल क्वोशंट, SQ यानी स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये जो दोनों है EQ एंड SQ, वो हमारे अर्ध जागृत मन के पास है। जागृत मन के पास सिर्फ IQ है। और देख लीजिए कि हमारे स्कूल में जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल और कॉलेज में, बचपन से बड़े होते रहते हैं तब तक हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस चीज़ की ट्रेनिंग है? सिर्फ IQ बढ़ाने की ट्रेनिंग। बहुत कम स्कूल ऐसी है जहाँ पे EQ और SQ बढ़ाने के बारे में कोई सिलेबस है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारा क्या चेक किया जाता है? हमारा IQ चेक किया जाता है, EQ और SQ चेक नहीं किया जाता। इसीलिए कभी ऐसा होता है कि हाईली इंटेलिजेंट आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, मगर उनका EQ या SQ कम होने से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करता है।
हम अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी करें तो ये दो टाइप की पर्सनालिटी है, बाहर की पर्सनालिटी, अंदरूनी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी। कंप्यूटर की भाषा में बोले तो हार्डवेयर पर्सनालिटी एंड सॉफ्टवेयर पर्सनालिटी। तो ये अंदर की पर्सनालिटी यानी कि सॉफ्टवेयर पर्सनालिटी यानी क्या, IQ, EQ, SQ। जब हम हमारे विकास के बारे में सोचें, हमारा व्यक्तित्व विकास करें, तब हमें यह देखना है कि हमें हमारा फिजिकल पर्सनालिटी सुधारना है और अंदर की पर्सनालिटी यानी IQ, SQ और EQ तीनों सुधारना है। हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज आती है, मौके आते हैं, उसको पहचान लेना और उसको पकड़ना, ये काम हम जागृत मन से करते हैं। आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई ये प्रोग्राम में आने की और उसके बारे में सीखने की, आपने उसको पहचाना और यहाँ आके आपने प्रोग्राम अटेंड किया, ये दोनों काम आपने जागृत मन से किया है। जजमेंट पावर, क्या सही है और क्या गलत है, ये जो पहचानने की हमारी जो पावर है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है। हम जो निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो भी हम जागृत मन से करते हैं। आपको मालूम है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो जागृत मन से दिन को लेते हैं, रात को कोई नहीं लेता है, क्योंकि रात को जागृत मन काम नहीं करता है। और हमारे हर डिसीजन हमारे भविष्य को बनाता है। एक बार हमने कुछ काम करने का निर्णय किया, फिर उसके बाद हम उसका अमल करते हैं, एक्शन लेते हैं। ये एक्शन लेने का काम हम जागृत मन से करते हैं। हम जो पसंद करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्या खाना, क्या पहनना, कौन सी गाड़ी खरीदना, ये हम जागृत मन से करते हैं। हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, ये इच्छा हमारे जागृत मन से होती है। आपको मालूम है, सुबह उठते हैं तो इच्छाएं शुरू हो जाती है, रात को जब सो जाते हैं इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये जागृत मन से उत्पन्न होती है। अब सबसे अगत्य का काम हमें जो करना है, जो जागृत मन की जिम्मेदारी है, जो हम नहीं करते या जानते नहीं है, वो ये है, हमें जागृत मन से अर्ध जागृत मन के दरवाजे पर खड़ा रह के पहरेदारी करनी है, चौकीदारी करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्ध जागृत मन बहुत ही पावरफुल मन है, मगर उसकी कुछ विचित्रता है, उसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से अगर उसकी चौकीदारी नहीं की तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या पैदा हो जाए। ऐसी कौन सी विचित्रता है जिनकी वजह से हमें ये चौकीदारी करनी पड़ती है? उसकी पहली विचित्रता यह है कि नकारात्मक आदेश का अमल वो तुरंत ही कर देता है, उसको नेगेटिव कमांड पे काम करना अच्छा लगता है। उसकी दूसरी खासियत ये है कि वो मजाक नहीं समझता है। उसको आप मजाक में भी कुछ नेगेटिव बोलोगे तो मजाक नहीं समझेगा, उसको हकीकत समझ के जीवन में प्रॉब्लम कर देगा। तीसरी खास बात यह है कि सिर्फ आपका नहीं, दूसरे का कमांड भी ले लेता है। इसीलिए हमें यह भी देखना है कि हमारी तरफ से कोई नेगेटिव कमांड उनके पास नहीं चला जाए, और दूसरे के अगर कोई नेगेटिव कमांड पास आ रहा है तो उसको भी हम रोक ले। चौकीदारी का काम हमें दो तरीके से करना है, एक तो हमारे नेगेटिव कमांड को हमें रोकना है और दूसरे के कमांड को भी हमें रोकना है। और ये क्यों रोकना है? क्योंकि खास बात यह है कि एक बार नेगेटिव कमांड अर्ध जागृत मन के पास चला गया, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। अर्जुन के तीर जैसा है, एक बार छूट गया, उसको आप वापस नहीं ले सकते। इसीलिए जरूरी है कि हमें नेगेटिव कमांड को अपने तरफ रोकना है। ये चार बातें ऐसी है जो हमें मजबूर करती है कि हम अर्ध जागृत मन के ऊपर चौकीदारी करें, पहरेदारी करें। क्योंकि अगर ये काम में हम फेल हो गए तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि अर्ध जागृत मन एक विचित्र मन है। वैसे फिल्मों में से बहुत काफी बातें सीखने को मिलती है। आप लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, नहीं देखते? फिल्में दो तरीके से देखी जाती है, दिल से और दिमाग से। आप में ऐसे कितने लोग हैं जो दिमाग से फिल्में देखते हैं? कोई नहीं। हिंदी फिल्मों में दिमाग की जरूरत नहीं रहती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी फिल्मों में भी अगर दिमाग इस्तेमाल किया तो काफी चीजें सीखने को मिलती है। एक ऐसी फिल्म मैंने देखी थी जिसमें ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से आया हुआ था, और ये फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। आप में से कितने लोगों ने देखी है फिल्म? गुड, सभी ने देखी है। देखिए, ये फिल्म के अंदर ये बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। ये फिल्म की स्टोरी क्या है? ऐश्वर्या राय सलमान खान को प्यार करती है, सलमान खान से शादी करना चाहती है, मगर होता क्या है कि सडनली ऐसा एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि उसको अजय देवगन से शादी करनी पड़ती है। फिर अजय देवगन से प्यार करना पड़ता है और सलमान खान को बाय बाय बोलना पड़ता है। यही स्टोरी है। ऐश्वर्या राय जो सलमान खान को सिंसियरली प्यार करती थी, सलमान खान के साथ शादी करना चाहती थी और घर बसाना चाहती थी,
मगर उसके लाइफ में ऐसा चेंज क्यों आया, यू टर्न क्यों आया कि उसको अजय देवगन के साथ शादी करनी पड़ी, अजय देवगन के साथ जीवन बिताना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? इसमें सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत है। ऐश्वर्या राय गलती से एक नेगेटिव कमेंट बोल देती है और ये नेगेटिव कमेंट जैसे ही खत्म होता है और स्टोरी में यूटर्न आना शुरू हो जाता है। आपको याद है ये कौन सा डायलॉग था जिसने ये पूरा यूटर्न दे दिया? यस सर। तुम देखते रहोगे कोई मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे ले जाएगा। वेरी गुड, यानी कि आपने ये पिक्चर दिमाग से देखा है। वेरी गुड, वंडरफुल। देखिए हिंदी पिक्चर दिमाग से देखने से क्या फायदा होता है। ऐश्वर्या राय का जब सलमान खान के साथ झगड़ा होता है तब गुस्से में बोल देती है, कल शादी में जा रही हूँ, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, कोई तो होगा जो मुझे अपने प्यार के काबिल समझेगा और मुझसे ब्याह करके लेके जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे। ये डायलॉग जैसे ही खत्म होता है, लिम्बुड़ा का गाना शुरू होता है, अजय देवगन की एंट्री होती है और ऐश्वर्या के जीवन में पूरा यू टर्न आना शुरू हो जाता है। फिर ऐश्वर्या राय कितनी मेहनत करती है, उसका सलमान खान मिलता नहीं है। समीर, जश्न शुरू होने वाला है, मजा मत खराब करो। ठीक है, बोलो अपनी दिल की बात, मैं सुनूंगी। क्या कहना चाहते थे तुम? मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। अच्छा, बैठे रहो फिर। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई तो होगा जो मुझे प्यार के काबिल समझेगा। और आज अगर उसने मेरा हाथ बाबा से मांग लिया ना, तो फिर तुम देखते रहना खट्टे नींबूड़े। देखिए, एक ही गलत डायलॉग जीवन को कैसा बर्बाद कर सकता है, कैसे बदल सकता है, ये देखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए फिर से एक बार ये पिक्चर देख लीजिए, हम दिल दे चुके सनम। उसके बाद आप कभी भी ऐसे नेगेटिव डायलॉग नहीं बोलोगे जो आपके जीवन को ऐसे गलत रास्ते पे लेके जाए। वैसे मेरा सवाल ये है कि ऐश्वर्या राय ने ये डायलॉग बोला क्यों? क्योंकि उसने प्रेरणा का झरना मेरी किताब भी नहीं पढ़ी है और मेरा सेमिनार भी अटेंड नहीं किया है। अगर वो कर लेती तो ये डायलॉग कभी नहीं बोलती थी वो। आप कभी ये डायलॉग मत बोलिए। दूसरा एक डायलॉग हम कॉमनली बोलते हैं, मेरी ये डायलॉग सही है गलत है? गलत है, कभी नहीं बोलना। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखा है मेरी मदर के जीवन में। मेरे बहनोई का हार्ट का ऑपरेशन था, बाईपास सर्जरी था। जब मेरी मदर को, माँ को मालूम पड़ा कि मेरे जवाई का ये ऑपरेशन है तो एकदम घबरा गई, भगवान को जाके प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरे जवाई को बचा ले, उनकी मरने की उम्र कहाँ है, तो मेरी उम्र उसको दे दे, मेरी मरने की उम्र है, उसकी मरने की उम्र नहीं है। 7 दिन तक मेरे बहनोई हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे बाईपास सर्जरी करवाने के लिए दिल्ली में। मेरी मदर यहाँ है अहमदाबाद में बैठी बैठी सुबह भगवान को यही प्रार्थना करती थी, मेरी उम्र उनको दे दे। और क्या हुआ, जिस दिन मेरे बहनों ऑपरेशन करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए दिल्ली में बाईपास सर्जरी करवा के, वही दिन को मेरी मदर अहमदाबाद में हार्ट अटैक से गुजर गई, चल बची। देखिए, मेरी उम्र तुझे लग जाए, इसका एग्जाम्पल मैंने मेरे घर में देखा है। मेहरबानी करके ये डायलॉग कभी भी मत बोलिए। ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अगर आपको ये डायलॉग बोलना ही है तो इसको बदल दीजिए, मेरी उम्र भी बढ़ जाए और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाए, हम दोनों मजा करें। ये डायलॉग को ऐसा बदल दीजिए। एक हॉस्पिटल के ऊपर एक बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आ गया तो मैंने लिख लिया। देखिए बोर्ड में क्या लिखा था। यहाँ एक दर्दी आया था, उसको बिच्छू ने काट लिया था, 4 घंटे तक इलाज चला, तब जाकर ठीक हो गया और उसे छुट्टी दी। दूसरी लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था जिसे कुत्ते ने काट लिया था, 4 दिन इलाज चला, अच्छा हो गया, छुट्टी दे दी गई। तीसरी लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था जिसे सांप ने काट लिया था, 12 घंटा इलाज चला, अच्छा हो गया, छुट्टी दे दी गई। चौथी लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था, उसे आदमी ने काट लिया था, जो महीनों से अंदर है, आज तक ठीक नहीं हुआ है। यह बात क्यों लिखी थी? ये मजाक था या कुछ मैसेज था इसके अंदर? बहुत अच्छा मैसेज था। और ये क्या मैसेज था कि अगर आपको बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, कुत्ते ने काटा तो डरिए मत, डॉक्टर के पास इलाज है। मगर अगर आदमी ने काट लिया तो डरने वाली बात है, क्योंकि आदमी जितना जहरीला इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। ये इसका मैसेज था। एनीवे, मेरा सवाल यह है कि इंसान इंसान को काटता है क्या? आदमी आदमी को काटता है? हाँ या ना? यस और नो? नो? अच्छा, कितने लोग मानते हैं काटता है? यस कितने बोलते हैं? गुड। कैसे काटते हैं? कैसे काटता है? आदमी आदमी को कैसे काटता है? देखिए, आजकल कुत्ते भी सोचते हैं कि हमारा काम ये आदमी ने कैसे संभाल लिया, ये तो हमारा काम था काटने का। अच्छा, कैसे काटता है? मन पे कैसे घाव करता है? बुरा बोल के। वेरी गुड। हाँ, हम जो काटते हैं वो दांत
हाथ से नहीं, हमारी जबान से काटते हैं, हमारे शब्द से काटते हैं। देखिए कैसी जबान हम यूज करते हैं। तुझ में तो जरा सी भी अक्ल नहीं है, यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी। मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं जो तुम्हारे साथ पाला पड़ा। तुम कभी नहीं सुधरेगी, तुम एक दिन परिवार का नाम डुबो के ही रहेगी। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे जो डायलॉग है वो जब सामने वाला सुनता है तब उसका नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाता है, हम उसको काटते हैं। और जिसका ज्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गया वो जीवन में हमेशा के लिए बिना काम का हो जाता है, बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, ये सब बीमारी है, ये ऐसे नेगेटिव कमांड से आती है। मेहरबानी करके ऐसे नेगेटिव कमांड किसी के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे कमांड यूज करना शुरू किया और सामने वाले का नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गया, फिर क्या होगा, वो जीवन में कुछ काम का नहीं रहेगा। साइकेट्रिक इलनेस, मानसिक बीमारियां शुरू हो जाएगी। और आपको मालूम है कि मानसिक बीमारियां एक बार हो गई तो उसको ठीक करना कितना मुश्किल काम है। इसलिए कभी ऐसे डायलॉग मत बोलिए। एक बार मेरे पास एक आदमी आके मुझे पूछता है कि जीतू भाई मुझे समाज सेवा करनी है, मैं कैसे करूं? तब मैंने उसको क्या जवाब दिया था, समाज सेवा शुरू करनी है तो एक काम करिए, किसको काटना बंद कर दीजिए, किसी को काटिए मत। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसानकारी काम है वो यही है, दूसरे के लिए नेगेटिव काम करना, यानी कि हम दूसरे को काटते हैं। अगर हमें समाज सेवा शुरू करनी है तो पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें दूसरे के लिए कभी भी नेगेटिव कमांड यूज नहीं करना है। आप में से ऐसे कितने लोग मानते हैं कि जीतू भाई की बात सही है कि हम दूसरे के लिए नेगेटिव कमांड यूज नहीं करें, वो सबसे बड़ी समाज सेवा है? हाथ ऊपर कीजिए। गुड। फिर एक हम काम करते हैं, हम खड़े होकर एक शपथ लेते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी प्रतिज्ञा है। आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे और मैं आपसे प्रतिज्ञा करवाता हूँ, हाथ ऐसा करके। हाथ सीधा कर गए और मैं आपको जो बोलता हूं आप रिपीट कीजिए। मैं आज कभी भी किसी को भी जाने या अनजाने में काटूंगा नहीं। थैंक यू, बैठ जाइए। आपने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, मेहरबानी करके इस प्रतिज्ञा को पालिए। जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है समाज सेवा शुरू करने के लिए। किसी के लिए भी कभी भी कोई नेगेटिव कमांड यूज नहीं करना है। मगर आपको यह नहीं लगता कि प्रतिज्ञा आपने बहुत कम लोगों ने ली है, मगर इस शहर में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। वो लोग जिनको ये ज्ञान नहीं है वो तो अपनी आदत से आपको काटते रहेंगे और आपको नुकसान करते रहेंगे। तो आपको अपने आप को ये काटने से कैसे बचाना है या इसके जहर से कैसे बचाना है, ये आपको नहीं लगता है कि आपको जान लेना चाहिए? जानना चाहिए या नहीं? ठीक है, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर और लोग हमें काटे तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है। देखिए, मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर बीमारी से बचाने के लिए क्या करते हैं, या टीका देते हैं, वैक्सीन देते हैं, या फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक सारवार देते हैं। इसके लिए भी मेरे पास दोनों है, टीका भी है और फर्स्ट एड भी है, प्राथमिक सारवार भी है। मगर देख लीजिए, ये टीका है, ये फिजिकल नहीं है, ये मानसिक है। ये शारीरिक नहीं है, मानसिक है, ये भौतिक नहीं है। जैसे टाइफाइड की रसी रहती है लिक्विड में, ऐसा लिक्विड नहीं है, क्योंकि ये काटने का भी मानसिक है और बीमारी भी मानसिक होती है, इसलिए इसका टीका भी मानसिक है और इसकी प्राथमिक सारवार भी मानसिक है। अब हम पहले देखेंगे कि कौन सा टीका है जो लगाने से हमें ये दूसरे के काटने की असर नहीं होती है। मेरे पास दो टाइप के टीके, एक इंग्लिश और एक अपना देसी। कौन सा चाहिए, इंग्लिश या देसी? दोनों बोल देता हूं मैं। एक ऐसा सेंटेंस है जो दिन में सुबह में 3 बार बोलने से आपको दूसरे के काटने की इफेक्ट नहीं होगी। डेली सुबह 3 बार बोलना है। इसकी इफेक्ट, इसकी असर सिर्फ 24 घंटा रहती है, यानी कि आपको हर 24 घंटे पे रिपीट करना है। यह इंग्लिश में है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये सेंटेंस आपको रोज सुबह 3 बार बोल के अपने दिन की शुरुआत करनी है। ठीक है, ये जिनको इंग्लिश अच्छी तरह मालूम है उनके लिए है। अच्छा, जिनको इंग्लिश नहीं मालूम है उनके लिए हिंदी में है, मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ ही है और कल्याणकारी भी। ये सेंटेंस हमें दिन में 3 बार बोलना है। इस सेंटेंस को मैं बोलता हूं मन का महामंत्र। जैसे नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, ओमकार मंत्र है, ऐसा जितेंद्र अड़िया ने शुरू किया हुआ ये मंत्र है जिसका नाम है मन का महामंत्र। ये मन का महामंत्र आपको रोज सुबह में बोल के दिन की शुरुआत करनी है। आइडियली आपको सुबह में काम शुरू करने के पहले बोलना है।
मगर एक बहन जी मुझे आके पूछती है कि मेरे तो घर में ही काटने वाले लोग ज्यादा है, तो मैं ये कब बोलूं? तब मैंने बोला जब सुबह नींद खुलती है, आंखें खुलती है, तो बेड में सोते सोते ही, पथारी में सोते सोते ही पहले ये 3 सेंटेंस बोल दीजिए और फिर रूम से बाहर निकले। ठीक है, जैसे ही आप बेडरूम से बाहर निकलेंगे आपकी सास, ननद या कोई आपको काट लेगा। ऐसा एक भाई मुझे पूछता है मगर बेड में ही कोई काटने वाला है, तब ये कब बोलने का? बेचारा शादीशुदा आदमी होगा। तो मैंने बोला रात को बोल के सो जाइए, ताकि आधी रात को भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको इफेक्ट नहीं होगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कब बोलना है, मगर बोलना जरूरी है। दिन में कभी भी बोल दीजिए। प्राथमिक सारवार, फर्स्ट एड। अभी प्राथमिक सारवार कब करनी पड़ती है?